हाय गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। ही इज एन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर एंड हैज मोर देन 7 years of experience in teaching. He has also contributed to several research papers and articles. He was part of various news channels where he talked about inflation, Indian economy, impact of COVID, etc. इनका एक YouTube चैनल भी है जिसका नाम है क्रैक इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इनके चैनल पे 15,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अगर मैं इनकी अचीवमेंट्स की बात करूँ या फिर आज ये जो लेवल पे है उसकी बात करूँ, तो ये चीज़ तो साबित हो गई है कि अगर आपको कुछ बनना है और आप उस चीज़ को पाने के लिए कोशिश करते हैं, कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अ वार्म वेलकम टू डॉक्टर आत्मन शाह। डॉक्टर आत्मन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप कैसा फ़ील हो रहा है? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा बात करने से। अ, जिस दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं पिछले 2 साल से और उसके बाद जो वर्चुअल पूरा एक प्लेटफ़ॉर्म खड़ा हुआ है और उसके फ़ायदे भी है कि हम अपनी बात आसानी से लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो आप जो ये काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है और उसकी अ, ये मीडियम से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके तो अच्छी बात है। थैंक यू आत्मन। कोशिश यही रहेगी कि आज के हमारे सेशन में हम जितना लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके। कुछ सवाल उनके भी हम एड्रेस करेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं उनको बोलूँगा अगर उनके कुछ सवाल है तो वो भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा अपने ऑडियंस और सब्सक्राइबर्स को बता देता हूँ कि आज का हमारा जो सेशन है वो कैसे होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम ये सेशन कर रहे हैं विद डॉक्टर आत्मन शाह एंड यहाँ पर हम ऐसा कुछ करने वाले हैं कि हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? कुछ मेरे सवाल हैं जो मैं डॉक्टर आत्मन से पूछूँगा, और क्योंकि वो एजुकेशन सेक्टर को बिलॉन्ग करते हैं, टीचिंग सेक्टर में हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस, अपने लर्निंग्स के बेस पे अपनी राय बताएँगे, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर आत्मन एजुकेशन सेक्टर को बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस उसके रिलेटेड होंगे। अगर आपके कोई स्पेसिफिक सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और डॉक्टर आत्मन और मैं पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दे सकें। ओके? तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन से। सो डॉक्टर आत्मन, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एक ज़माना था जब 1980s या 1990s की बात करूँ, तो किसी भी बच्चे को आप पूछ लो कि बेटा आपको बड़े होके क्या बनना है? तो वो बोलेंगे मुझे टीचर बनना है, या फिर मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, मुझे लोगों को पढ़ाना है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ, तो ऐसा हो रहा है कि लोग बोलते हैं मुझे बिज़नेस करना है, या फिर मुझे कॉर्पोरेट जॉब करना है, या फिर आईटी सेक्टर कुछ ऐसा है जहाँ पर हर किसी को जाना है, वो करना है। लेकिन अगर मैं टीचिंग फील्ड की बात करूँ, तो बहुत बहुत कम लोग हैं या फिर ना के बराबर लोग हैं जो यहाँ पर जाना चाहते हैं। तो मुझे आपसे ये समझना था कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी क्या वजह है? इसके क्या कारण हैं? एक तो पहली बात कि अगर लोगों को बिज़नेस सेक्टर में जाना है या तो आईटी सेक्टर में जाना है, सो नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो पहले तो हम ये समझ लें कि टीचिंग सेक्टर में नहीं जाना है और दूसरे सेक्टर में जाना है, वो कोई नेगेटिव इंडिकेटर या नेगेटिव साइन नहीं है। राइट, दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि जो चेंज हुई है मोस्टली इंटरनेट का रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद आईटी सेक्टर में जो अ, तरक्की की, उसकी जो प्रोग्रेस हुई, वो एक्स्पोनेंशियल प्रोग्रेस है। और राइट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। आप कितनी भी फिलोसॉफिकल बातें कर ले कि एजुकेशन का गोल सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होना चाहिए, आदमी को एक बेहतर इंसान कैसे बनना है, वो सब वो है, उसको हम राइट, अ, नकार नहीं सकते। लेकिन एट द एंड एजुकेशन के बाद अगर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होगी तो फिर वो एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। तो राइट, मुझे लगता है ये जो माइंडसेट में चेंज आया है कि आपको 12th करने के बाद या तो ग्रेजुएशन करने के बाद या तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब करनी है या तो जॉब करने के लिए आपको पढ़ाई करनी है। मुझे लगता है कि ये जो माइंडसेट है उसने काफ़ी इफ़ेक्ट खड़ी की है समाज के राइट, अंदर लोगों के बिहेवियर में। और उसकी वजह से ऐसा है कि जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ है, एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ के अलावा जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर लोग ज़्यादा जा रही है। एक दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो सैलरी या तो वेज रेट में
डिफरेंस है। आप एजुकेशन सेक्टर का वेज रेट देखें और बिजनेस सेक्टर का या तो आईटी सेक्टर का, और इवन जो फ्रीलांसर काम कर रहे हैं राइट सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर हो या तो डेटा एनालिसिस का सेक्टर हो, या तो और कोई आईटी सेक्टर हो, तो उसमें कंपेयर टू टीचर्स, कंपेयर टू प्रोफेसर्स, वहां पर सैलरी ज्यादा है। राइट ये राइट एक चीज है। मुझे लगता है तीसरी चीज जो है वो ऐसी है कि आज से 15, 20 या 25 साल पहले प्राइवेटाइजेशन इतना नहीं था। तो अगर राइट आपको प्रोफेसर या टीचर की जॉब मिलती तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती, इसीलिए भी परफेक्ट उसका प्रेफरेंस ज्यादा था। अभी क्या है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा है, तो अगर मुझे प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करनी है, देन व्हाई नॉट अदर सेक्टर्स, राइट व्हाई नॉट नॉन एजुकेशन सेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि वैसे भी मैं एजुकेशन सेक्टर में अगर प्रोफेसर बन रहा हूँ, टीचर बन रहा हूँ या और कोई फील्ड में जा रहा हूँ, वो प्राइवेट सेक्टर में ही मुझे जॉब मिल रही है, तो फिर मैं बिजनेस सेक्टर में या आईटी सेक्टर में क्यों ना जाऊं। तो ये राइट भी मुझे लगता है कि एक रीजन है कि लोग दूसरे इंडस्ट्रीज को ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ गलत नहीं है। राइट राइट लेकिन जैसे आपने सही बोला कि ये कारण एकदम जो आप बता रहे हो मुझे भी यही फील होता है और क्योंकि ऐसे भी हो रहा है कि हमें एक्चुअली आप अगर देखोगे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टीज़ की कमी है, आपको भी पता है और एक्चुअली हमें अच्छे लोग चाहिए पढ़ाने के लिए। हमारे पास जॉब्स है लेकिन लोग इस इंडस्ट्री में नहीं आ रहे। तो ये एक जैसे आपने कुछ कारण बताए भी है कि ऐसे हो रहा है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो इससे रिलेटेड ही है, तो मुझे लगता है कि आप और इस पे रोशनी डाल पाएँगे। तो दूसरा सवाल मेरा ये था कि फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा टीचिंग प्रोफ़ेशन है, वो एक अच्छा करियर हो सकता है? अगर हाँ, तो किसी भी इंसान को टीचिंग प्रोफ़ेशन में क्यों आना चाहिए? उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आप बता सकें? अ, औ मैं ऐसा मानता हूँ कि टीचिंग प्रोफ़ेशन अच्छा है, और अ, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक प्रोफ़ेशन अच्छा है अगर आप उसको एन्जॉय कर रहे हो। राइट, ठीक, आपने जो क्वालिटी की बात की, अभी क्या हो गया है कि अ, अगर आप एजुकेशन सेक्टर पूरा देखें, खास करके प्रोफ़ेसर्स जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स हैं, उसमें काफ़ी कंपल्शन है। आपको 1 साल में 1 या 2 रिसर्च पेपर कंपल्सरी अपने जर्नल्स में पब्लिश करने हैं, या तो अपना एपीआई स्कोर निकालना है, या तो उसको प्रमोशन के लिए इतना रिसर्च वर्क या तो इतना वर्क आपको कंपल्सरी दिखाना है। और उसकी वजह से जो मुझे लगता है कि अ, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। और मैं ऐसा बहुत ही अ, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि एक अच्छा रिसर्चर हो, वही अच्छा टीचर हो सकता है, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है। राइट, राइट, ऐसा ज़रूर नहीं है। आप अच्छे रिसर्चर हो सकते हो, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप बुरे टीचर हो सकते हो। क्योंकि टीचिंग एक एक आर्ट है। आप अपना राइट, कांसेप्ट कितने अच्छे से लर्नर्स को कन्वे कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ है, और आप रिसर्च कितना अच्छा कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ है। रिसर्च आपको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी देता है। राइट, तो आप अपने आर्गुमेंट जिस पे बिल्ड कर सकते हो, या तो आप अपने आर्गुमेंट जस्टिफाई कर सकते हो, वो एक अलग चीज है। और पढ़ाना मुझे लगता है कि एक अलग चीज है। ऐसा मेरा मानना है। जो प्रोफेशन की बात है, वो मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस प्रोफेशन में इसीलिए नहीं आ रहे हैं या तो नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उसका जो वेज स्ट्रक्चर है हुँ, हुँ, हुँ। कंपेयर टू बिजनेस और आईटी सेक्टर, वो मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण है। क्योंकि आप अभी देखें, आप किसी को भी पूछो कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, और दूसरी दूसरी चीज अगर मैं उसके साथ जोड़ दूं, हुँ, हुँ, हुँ। काफी बिजनेस सेक्टर या तो कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसे हैं जो आपको कैंपस प्लेसमेंट देते हैं। तो मतलब आपका फिक्स है कि आप अपना एमएससी खत्म करोगे, या तो एमटेक खत्म करोगे, या तो एमबीए खत्म करोगे, उसके लास्ट ईयर में आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगा। प्लेसमेंट मिल जाएगी। राइट, राइट, आपको अगर टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, तो वो पहले आप डिग्री खत्म करो, उसके बाद जो उसकी एंट्रेंस एग्जाम है वो आप दो, उसके बाद अगर कोई कॉलेज में अगर जगह होगी, वैकेंसी होगी, तो उसके इंटरव्यू निकलेंगे, वो इंटरव्यू आप क्रैक करो, उसके बाद आपको बुलाएंगे। सो टाइम लैग है। राइट, गेटिंग राइट। योर डिग्री एंड गेटिंग योर जॉब, ये दोनों के बीच का जो टाइम लैग है, वो भी एक काफ़ी बड़ा सा काफ़ी बड़ा पड़ाव है। यस रीजन है कि लोग उसमें जाना नहीं। और वो अगर आप देखें तो वो कंसिस्टेंट नहीं है।
हाँ, सपोज मैं नेट की एग्जाम दे रहा हूँ, नेट एग्जाम इज नाउ कंपलसरी, इधर नेट और पीएचडी। ठीक, राइट। अगर मैंने आज नेट की एग्जाम क्लियर की ये अटेम्प्ट में, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे तुरंत जॉब मिल जाएगी। उसके बाद कॉलेज में जब वैकेंसी होगी या तो यूनिवर्सिटी में जब वैकेंसी होगी, तब उसकी एडवर्टीजमेंट निकलेगी, तब आप अप्लाई उसके कर पाओगे और फिर यस इंटरव्यूज होंगे तब। तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आप या बोल रहे हाँ, तो वो जो कैंपस इंटरव्यू में या तो कैंपस प्लेसमेंट में आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिल जाती है, वो प्रोविजन या तो वो लिबर्टी या तो वो जो आपको कंफर्ट जोन है आपका, वो आपको टीचिंग प्रोफेशन में नहीं मिलता है। हो, नहीं मिलता। तो राइट। वो भी एक बड़ा रीजन है। और दूसरा हम्म। सैलरी का रीजन तो मैं मानता ही हूँ। अगर आप कंपेयर करो फ्रेशर की सैलरी इन आईटी सेक्टर एंड टीचर, अब कितना कितना बड़ा काफी गैप है। बड़ा गैप है। यस। राइट। 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 डेफिनेटली जैसे आप बता रहे हो कि इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और मुझे लगता है कि सामने वाले को काफ़ी पेशेंस रखना होगा, और वो काफ़ी डेडिकेटेड है, पैशनेट है टीचिंग को, तो डेफिनेटली वो वहाँ पर जाना चाहेगा। लेकिन जो आप जैसे बता रहे हैं कि ये जो कारण है, आई थिंक ये इसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं ऑप्ट कर पा रहे हैं। डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस। एक चीज़ और पूछना था, क्योंकि आप इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 6-7 ईयर्स हो गए आप टीचिंग फील्ड में हो। तो आपसे थोड़ा समझना था कि अगर कोई टीचिंग फील्ड में आना चाहता है, और आपको क्या लगता है कि ये एक करियर ऑप्शन देख सकते हैं हम लोग? और जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि कुछ चेंजेस अगर आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ वेज रेट, या प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर मुझे लगता है प्राइवेटाइजेशन है, वहाँ पर सैलरी थोड़ी बहुत, आई वोंट से कि बहुत अच्छी है ये, बट कंपैरेटिवली थोड़ी ठीक है एज कंपेयर टू दिस। बट अगर आपको लगता है कि किसी किसी को प्रोफेशन एज ए ये देखना है, तो वो क्या एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? और आप क्योंकि इतने साल से टीचिंग फील्ड में है, तो आपको क्या लगता है कि इसके बेनिफिट्स क्या है जो आपको भी मिले हैं और बाकी लोगों को भी मिल सकते हैं? मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक पर्सनल चॉइस की बात है। टीचिंग प्रोफेशन बिल्कुल अच्छा है, और मैं हमेशा से ऐसा मानता हूँ कि आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ, कोई भी प्रोफेशन किसी से बड़ा है या किसी से छोटा है, ऐसा मैं नहीं मानता। इट्स ऑल अबाउट वेदर यू आर एंजॉइंग योर जॉब और नॉट, वेदर यू आर एंजॉइंग योर वर्क और नॉट। जो टीचिंग प्रोफेशन की बात है, जिसमें मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि उसमें जो जॉब सेटिस्फेक्शन है मेरे लिए, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर मी। कि जो मुझे मोटिवेट करता है या तो अपडेटेड रखता है। स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं कि मुझे खुद प्रिपरेशन करके जाना पड़ता है, या तो मुझे खुद कुछ ना कुछ नया पढ़ के जाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स भी मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं एक कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ जाऊं। तो वो भी एक फैक्टर है। तो वो जो जॉब सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है आफ्टर आफ्टर टीचिंग, मैं एक क्लास लेके बाहर आया, तो 2 या 3 क्लास या तो 5-6 साल के बाद अगर कोई स्टूडेंट आपको मिलता है, या तो आपको मैसेज करता है कि सर मुझे ये जॉब मिल गई, तो वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो मेरे लिए दूसरे जॉब्स के सेटिस्फेक्शन से ज्यादा है। राइट। किसी के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स अलग हो सकता है। इट कैन बी सैलरी, इट कैन बी जॉब सेटिस्फेक्शन, इट कैन बी वर्किंग आवर्स अगर कम है। तो वो अलग अलग मुझे लगता है कि सबके ड्राइविंग फोर्सेस होंगे, कोई एक सेक्टर में जाने के लिए या तो कोई एक प्रोफेशन में जाने के लिए। लेकिन टीचिंग प्रोफेशन ज्यादा अच्छा है और बाकी प्रोफेशन गलत है, या तो टीचिंग प्रोफेशन खराब है और बाकी प्रोफेशन ज्यादा अच्छा। मुझे लगता है कि ऐसी कंपैरिजन हमें नहीं नहीं करनी करना चाहिए। चाहिए। अगर आप राइट। इंटरेस्टेड हो, तो फिर कोई भी सेक्टर में आप जॉब कर रहे हो, वो अच्छा होगा, वो उसको आप एंजॉय करोगे, या तो उसमें उसमें आप अपना 100% दे पाओगे। ठीक है, मुझे राइट। लगता है कि ये जो पूरा कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है अभी, या वेस्टर्न कल्चर में तो था ही, इंडियन कल्चर या तो आसपास के एशियन कल्चर में भी जो आया है कि आप 5 दिन कमाओ और 2 दिन मजे करो। तो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया है? ये कंसेप्ट वहीं से आया है कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हो कि 5 दिन आपको मजा नहीं आता है, इसलिए आपको 2 दिन एंजॉयमेंट के लिए राइट। अलग से निकालने राइट। पड़ते हैं ना। राइट। राइट। इफ यू आर राइट। एंजॉइंग योर वर्क, तो फिर वो 5 दिन भी मजा एवरी आएगा। एवरी डे इज दिस थिंग, राइट, यस। डेफिनेटली। मैं बहुत समझ रहा हूँ, और बहुत अच्छी बात है आपने बोली। जैसे आई थिंक इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क, अगर आपको टीचिंग में आपको लगता है कि आप बहुत पैशनेट है, आपको वो इम्पैक्ट क्रिएट करना है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आई थिंक वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो आपको डेफिनेटली वो आपका ड्राइविंग फोर्स होगा, जैसे आप बोल रहे हो, जो आपको मोर देन व्हाट यू वांट टू डू, उससे ज्यादा आप देने की कोशिश करोगे। दूसरी चीज, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, डेफिनेटली ये हर किसी के लिए अलग होगा। जैसे कि आई लव माई वर्क, मैं खुद रिसर्चर हूँ, तो मुझे मेरे काम में बहुत मजा मिलता है। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे बहुत सीखने मिलता है। जैसे आपने ये बहुत अच्छा बताया कि
जब आपके स्टूडेंट ही इतने अच्छे हैं, इतने इतने प्रिपेयर होके वो भी आते हैं, उनको भी इतनी मालूमात है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन एक उँगली में आपको मिल जाएगा, सबको सब कुछ पता है, राइट? ऐसे दौर पे अगर हम देखेंगे, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है सामने वाले को कि बताना, क्योंकि आपको उनसे ज़्यादा प्रिपेयर करके आना है। यू नेवर नो कि कौन-सा सवाल आ जाए एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, तो दैट विल समथिंग आपको भी एक सेल्फ डाउट आ जाता है या फिर सामने वाले को भी। तो मैं समझता हूँ कि आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है एंड दिस इज़ चैलेंजिंग आल्सो, एंड चैलेंजिंग है इसलिए हमारा ग्रोथ भी हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ, वन्स अ प्रोफेसर ऑलवेज अ स्टूडेंट। राइट, 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 ग्रेट। और मैं भी यही मानता हूँ कि जो हमारे अंदर जो स्टूडेंट है, उसको मुझे लगता है हमें हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि लर्निंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत लोग का ऐसा कांसेप्ट है कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, मैंने मेरा पढ़ाई कर लिया, अब मैं अपना जॉब करूँगा, बट मुझे पढ़ना नहीं है आगे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर भी जा रहे हैं, वहाँ पर डे टू डे लर्निंग होगा ही। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होगी, ऐसे भी हो सकता है आपके नए स्किल सेट आपको एक्वायर करने पड़ेंगे, आपको रोज़ पढ़ना भी पड़ेगा, और ऐसे नहीं होगा कि मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, ये मेरा नाता नहीं रहेगा। तो ये अगर ऐसा होता है, तो मुझे लगता है कि आप फिर ज़्यादा आगे जो जाने के आपके चांसेस है, वो शायद कम हो जाएँगे। मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि आपको लर्निंग आपके साथ में रखना है, या आप कोई भी प्रोफ़ेशन में हो। ऐसे नहीं कि अगर मैं बिज़नेस, देखिए बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप मार्केट को नहीं समझेंगे, तो आई थिंक आपका नुकसान ज़रूर होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी लगती है। एक चीज़ आत्मन मुझे ये भी पूछना है, क्योंकि मैं खुद कॉर्पोरेट सेक्टर को बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैं एक चीज़ मिस करता हूँ जो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि टीचिंग फ़ील्ड में थोड़ा बहुत टाइम आपको मिल जाता है, जहाँ पर मुझे लगता है कि आप अगर आपको अपना हॉबी फ़ॉलो करना है, आपके पैशन फ़ॉलो करना है या फिर और कुछ करना है, तो आपको थोड़ा एक टाइम मिल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है? कि आप टीचिंग भी करो, वो तो आपको सैटिस्फैक्शन दे रहा है, आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, बट कुछ टाइम आपको थोड़ा मिल जाता है, जो आई थिंक यहाँ पर बाकी सेक्टर्स में वो पूरा का पूरा खींच लेता है। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? सी ये चीज से भी मैं इतना सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, जॉब में बिजी हूँ। मैंने काफी लोग ऐसे भी एजुकेशन सेक्टर में भी, मेरी कॉलेजेस में भी देखे हैं, अलग अलग कॉलेजेस में भी देखे हैं कि यार इतना काम रहता है, हॉबी को फॉलो नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। मैं एक बार सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू सुन रहा था, जब वो रिटायर हुँ, हुए उसके बाद कुछ बच्चों के साथ उनका इंटरव्यू तो नहीं था, लेकिन ऐसे बातचीत थी, और किसी बच्चे ने पूछा कि सर मुझे क्रिकेट खेलना है, पर मुझे हुँ, टाइम हुँ। नहीं मिल रहा है अपनी स्कूल से। तब हुँ, सचिन हुँ, तेंदुलकर ने कहा कि आपको क्रिकेट पसंद है? तो उसने बोला हाँ सर बहुत पसंद है। कि आप खाना खाना भूल जाते हो? नहीं। आप पानी पीना भूल जाते हो? तो फिर आप क्रिकेट खेलना कैसे भूल सकते हो? तो राइट, अगर आपको कोई चीज पसंद है, तो फिर आप ऑटोमेटिक उसके लिए टाइम निकाल ही दोगे। राइट, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कि आप परफेक्ट। कितने घंटे किसको दे रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरे दिन का वो टाइम टेबल एकदम वो रॉबोट की तरह फॉलो करो कि ये टाइम में ये 2 हुँ, घंटे यही हुँ, करना हुँ, है। लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है कि आपको उतना टाइम निकालना ही चाहिए। राइट, फिर वो पर्सनल चॉइस पे आ जाता है कि आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। आप अपनी हॉबीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, या फिर आप अपने जॉब कर रहे हो, उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको वो आप अलग से कर बढ़ावा रहे हो। दें। फॉर हुँ, एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो टीचिंग इज माई हॉबी। मैं पहले से ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे टीचिंग फील्ड में ही जाना है। वो राइट, आर्ट इकोनॉमिक्स में जाऊंगा या साइंस में जाऊंगा वो डिसाइडेड नहीं था, लेकिन हुँ, मैं टीचिंग फील्ड में मुझे जाना है वो पहले से डिसाइडेड था। तो मैंने आज राइट, तक कभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। राइट, राइट, अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में अप्लाई करता तो मुझे शायद जॉब मिल भी जाती, और अभी मैं जितना अर्न कर रहा हूँ उससे काफी ज्यादा अर्न कर सकता था। अभी राइट, भी कर सकता हूँ अगर मैं स्विच करूँ तो। लेकिन वो मेरा ड्राइविंग फोर्स नहीं है। हुँ, हुँ, मनी और ज्यादा सैलरी इज नॉट माय ड्राइविंग फोर्स। मेरा ड्राइविंग फोर्स ये है कि मुझे इसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। तो वही मेरी हॉबी है। राइट, और राइट। उसके मैं इसलिए कि उसके लिए मुझे अलग से फिर टाइम निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये काम ज़रूरत मैं ही एंजॉय। नहीं है। राइट, अगर आप राइट, अपना काम एन्जॉय नहीं कर रहे हो और मजबूरन आपको ये काम करना पड़ रहा है अर्न करने, और ऐसे काफ़ी लोग हैं उसमें, वो लोग गलत है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हुँ, नहीं होता है हुँ, सबके लिए कि आप अपने हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना लो। हाँ, राइट, उतने उतने चांसेस भी नहीं मिलते, उत वैसा सर्कमस्टेंसेस भी नहीं होता घर का भी कि आपको वो चांस मिले, और इसके लिए तो फिर वो तो टाइम आपको स्पेशली निकालना ही पड़ेगा।
वो आप कॉन्शियस रहो कि ये टाइम मुझे अपने लिए, या तो वो स्पेस आपको रखना है जिसमें वो आप अपनी हॉबीज पूरी कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा कि अगर इफ आई लिव इन अ फैमिली, राइट, या तो सोसाइटी में, अगर आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो, राइट। देन यू कैन नॉट गिव 100% टू योर रिलेटिव्स। डेफिनेटली, डेफिनेटली वो अगर आप आपके खुद ही एग्जैक्टली खुश वो नहीं आपके हो तो पर्सनल बाकी रिलेशनशिप लोगों को को भी कैसे खुश अफेक्ट करता करोगे? है। राइट। यस, वो चाहे आपकी वाइफ हो, या तो आपके बच्चे हो, या तो आपके माँ बाप हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। तो राइट। अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो, देन यू कैन नॉट गिव योर 100% टू योर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है, आप खुद के लिए तो करो ही करो, लेकिन आप हम्म। दूसरों के साथ भी हार्मनी में रह सको, सोशल उसके हार्मनी में, उसके राइट, लिए भी वो। ये ज़रूरी है। बहुत, बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर आत्मन कि अगर आप एक तो आपने बहुत अच्छा बोला कि आपकी जो हॉबी है, वही आपका प्रोफ़ेशन है, जिसके लिए मुझे लगता है कि हर दिन आप एन्जॉय कर रहे हो बिकॉज़ दैट गिव्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन टू यू एंड आप वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। तो आपको कोई हॉबी के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं, आप चाहे तो पूरा दिन अ, अगर आपको किसी ने बोल दे कि आप लेक्चर लो या पढ़ाओ, तो आई थिंक आप उसमें बहुत खुश हो जाओगे। और छुट्टी होती तो डेफ़िनेटली मुझे टेंशन हो जाता कि अरे यार आज छुट्टी है, पढ़ाना नहीं है। ओह! ग्रेट, ग्रेट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे आपने बोला कि कुछ लोग को वो हॉबी एज़ अ काम में शायद वो शायद उतना एन्जॉय नहीं कर पाते। तो उनको वो ज़रूरी भी है कि वो टाइम निकालें, खुद को टाइम दें ताकि वो खुद सैटिस्फाई रहे और बाकी लोगों को भी वो खुश रख सके। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। मेरा जो अगला सवाल है, वो कहीं न कहीं आपने वो स्टार्ट कर दिया बट मैं वो बताना चाहूँगा जैसे डॉक्टर आत्मन हम दोनों बैचमेट्स थे। हम जब मास्टर्स कर रहे थे मुझे ये बात बरोबर से याद है जब मैंने पूछा था कि आत्मन यार आपको आगे जाकर कौन से फ़ील्ड में जाना है, क्या करना है? तो आपने मुझे फटाक से बोल दिया था कि यार मेरा तो क्लियर है, मुझे लेक्चरर बनना है, मुझे टीचिंग में जाना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें। और आज अगर हम देखें तो यू आर अ प्रोफेसर और काफ़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। लेकिन मुझे एक चीज़ आपसे जानना था जो कि लोग भी समझ पाएँगे कि ये आपका पैशन था, आपने उसको फ़ॉलो किया और आज आप वो अपना आप एन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ़। ये समझना था कि आपको कैसे पता चला कि टीचिंग या ये ऐसा कुछ है जो आपको करना है और वो कैसे क्लिक हुआ और आपने वो कैसे फाइंड आउट किया? और आपकी अगर आप थोड़ी-सी जर्नी हमें बता दें कि एज़ अ लेक्चरर, एज़ अ प्रोफ़ेसर कैसी रही है? तो वो थोड़ा जानना चाहेंगे। मेरे घर में ही पूरा ऐसा माहौल था। मेरे दादाजी प्रोफेसर थे, मेरे पापा प्रोफेसर हैं, मेरी बुआ भी टीचर थी। तो घर में पहले से वो पढ़ाई का माहौल था। मेरे घर की जो खुद की लाइब्रेरी है, घर की लाइब्रेरी, उसमें आज भी 5000 से ज़्यादा किताबें हैं। घर येस, की येस लाइब्रेरी की मैंने देखा है। मैंने वेरी देखा। गुड। हुँ, हुँ। तो और वो अलग-अलग, मतलब मेरे दादा हिंदी और गांधीयन फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, मेरे पापा इकोनॉमिक्स के थे, मेरी बुआ फिलॉसफी की टीचर थी। तो मतलब वो भी माहौल था कि अलग-अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स या तो टीचर्स थे। ऐसा नहीं था कि कोई एक ही सब्जेक्ट में एक सब ही सब्जेक्ट। आगे हुँ, बढ़े, तो वो पहले से माहौल था। और जब स्कूल में ये टीचर्स डे होता था, तो वो सेलिब्रेशन होता था कि बच्चे पढ़ाएँगे। तो मुझे याद है मैं 8th या 9th में था, तब पहली बार मेरे जो क्लास टीचर थे उन्होंने बोला कि आप भी पढ़ाओ। वो ओके, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन था, तो मैं उसमें बोलने के लिए गया था, तो टीचर को वो बहुत पसंद आया। तो उन्होंने बोला कि इस बार आप ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, और वो सब्जेक्ट था सोशल साइंस। ओके, उन्होंने ओके। मुझे पूछा कि आपको मैथ्स पढ़ाना है, सोशल साइंस पढ़ाना है? तो मैंने बोला कि मैम मैं सोशल साइंस, और उसमें मुझे इकोनॉमिक्स ही पढ़ाना आया, जिसमें क्या लिबरलाइजेशन, बात प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, बात उसके मीनिंग पढ़ाने थे। 9th में था शायद। तो फिर मैंने पापा से पूछा, पापा ने मुझे समझाया, मैंने अपनी तरीके से वो लिखा, फिर से मैंने अपने पापा को बताया कि मैं ऐसे बोलने वाला हूँ। मेरे पास 15 या 20 मिनट हम लोगों को दिया था हुँ, क्लास हुँ। में बोलने के लिए। तो मुझे वहाँ से ऐसा लगा कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ऐसा जो सैटिस्फैक्शन मुझे मिला। उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था, सब लोग स्टूडेंट मेरे हुँ, हुँ, बैचमेट्स ही थे हुँ। साथ में जो थे, लेकिन वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया, तो काफ़ी बार जो हमारी एचओडी थी, उन्होंने मुझे बहुत पुश किया। वो रेगुलरली, और मैं जब पढ़ा तब ईयरली सिस्टम थी कॉलेज में, बैचलर्स लेवल पे यहाँ गुजरात में। सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, तो काफ़ी टाइम मिलता था। हुँ, 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 हुँ। प्रोफेसर्स को भी काफ़ी टाइम मिलता था, स्टूडेंट्स को भी काफ़ी टाइम मिलता था। तो हमारी एचओडी ने मुझे बहुत ही पुश किया, उन्होंने हमेशा मुझे प्रेज़ेंटेशन मुझे
देते थे, वो मेरे साथ वो लेक्चर्स कराते थे, या तो कोई रिवीजन करना है, सपोज कोई टॉपिक पढ़ लिया है और या 5 या 6 महीने के बाद उसका रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए वो मैम मुझे बोलते थे कि आप ये टॉपिक करके आना और क्लास में कल आपको प्रेजेंटेशन करना है। वाह। तो वो हिसाब से उन्होंने भी मुझे ट्रेन किया। फिर वो मुझे बताते कि देखो आपने ये टॉपिक पे इस पे ज़्यादा फ़ोकस किया, इस पे कम किया, तो आप ये थोड़ा चेंज कर सकते हो। अगर आपको 15 मिनट की जगह पे यही टॉपिक आधा घंटा पढ़ाना है, तो बाकी की 15 मिनट आप कैसे कंज़्यूम मैनेज करोगे? करोगे या क्या करने वाले हो वो 15 मिनट? हाँ, राइट, राइट, तो राइट। वो भी मैम मुझे सिखाती थी कि आपको ये टॉपिक ज़्यादा इलैबोरेट कर सकते हो कि जिससे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो आप। तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प हुई मुझे, मेरा जो डर था वो भी कम हुआ, मैं लेक्चर्स लेने लगा और उसके बाद मुंबई पढ़ने के लिए आए मास्टर्स, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा मास्टर्स खत्म हुआ जब यहाँ पर, वहाँ पर हम्म, मेरी हमारे एचओडी रिटायर हुए। दोनों एक साथ हुआ, तो मुझे वहाँ पर हम्म, विजिटिंग फैकल्टी की जॉब वाह। मिल गई स्टार्टिंग में। तो वो किस्मत अच्छी थी कि वो दोनों साथ में हुए और मुझे वो चांस मिल गया। तो ऐसी एक पूरी ये है, लेकिन जैसे आपने बताया कि मैं पहले से ही फिक्स था कि मुझे एकेडमिक फील्ड में ही जाना है, क्योंकि वो घर में भी पूरा माहौल ऐसा था, और कॉर्पोरेट सेक्टर में पता नहीं मुझे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं था, लेकिन मैंने कभी अप्लाई ही नहीं किया कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब में जाने के लिए, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन पहले से पसंद था, और ये थोड़ा पुश भी मुझे मिला, घर से भी हम्म। पुश मिला, कॉलेज से भी एक पुश। एनवायरनमेंट भी वैसा क्रिएट हो गया था यस, कि आपको यस, वहां से यस। आपको मिल रहा था और आप वैसे करते गए। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो डॉक्टर आत्मन बोल रहे हैं कि ये जो क्लैरिटी है, और समटाइम्स वी फील कि दिस इज वेरी सिंपल बट इट इज नॉट सिंपल टू बी सिंपल। एक बार आप ठीक से समझ लीजिए, इट इज नॉट सिंपल टू बी सिंपल। ये जो क्लैरिटी होता है ना, जैसे डॉक्टर आत्मन शाह के पास जो क्लैरिटी था कि मुझे ये प्रोफेशन में ही जाना, यही करना है। क्या हो जाता है जब आपका ये क्लैरिटी आ जाता है ना, तो आपकी जो भी एनर्जी है, कंसंट्रेशन है, आपके गोल्स सारे उस डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। और अगर आप एक चीज पे फोकस करते हैं, मुझे लगता है कि आई डोंट फील कि अगर आप एक चीज पे फोकस करोगे, पूरी एनर्जी उस पर डालोगे, तो वो चीजें होने लग जाती है। इवन आपका यूनिवर्स भी आपको साथ देता है, आप उसमें एक्शंस लेने लग जाते हैं और आपको सामने से भी वैसे रिस्पॉन्सेस आने लग जाते हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और आत्मन, कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है कि बचपन से ही आप देखते आ रहे थे कि आपके घर में सारे टीचर्स प्रोफेसर्स थे, और कहीं ना कहीं आपके जो आपके साथ में जो मेंटर्स थे, वो उन्होंने भी वो देखा कि आत्मन, आप एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो, आप में वो क्वालिटी है। और वो उनको कहीं ना कहीं एनहांस करते गए और वो आपको भी एहसास हुआ कि नहीं, ये कुछ है कि जो मैं करना चाहता हूँ। वेरी गुड, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आई थिंक आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स है, इतनी ऑडियंस है, इतने लोगों को आपने पढ़ाया है, बहुत लोग आपको जानते हैं। मेरे को ये पता है कि आत्मन इज नॉट इवन इन हिज 30s, लेकिन इतनी कम उम्र में इतना सारा, मैं बोलूंगा इतना सारा अचीव किया है। आपके सक्सेस का राज क्या है? और कुछ ऐसे टिप्स, कुछ टिप्स है या कुछ मैसेज है जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं? अ, ऐसा इतना भी सक्सेसफुल नहीं हूँ कि मैं किसी को वो अपने वो आपका बड़प्पन है, बट ये जाहिर सी बात है, ये सच है कि इतनी कम उम्र में इतना सक्सेस मिलना और इतना कुछ अचीव करना। आई आई पर्सनली बिलीव दिस। और मैं जब भी मेरे फैमिली से बात करता हूँ या मेरे किसी फ्रेंड से बात करता हूँ, आपका जिक्र हमेशा होता है कि मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जो बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे देख के भी बहुत अच्छा लगता है। और ये हो रहा है, आप वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो आपसे थोड़ा समझना चाहिए कि ऐसी क्या चीज है जो करनी चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, या कोई भी ऐसा मैसेज जो आपको लगता है कि लोग सीख सके और कुछ कर सके। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जो भी काम कर रहे हो। अगर राइट। कंसिस्टेंसी उसमें नहीं होगी, मैं अगर सपोज़ आज मैं एजुकेशन फ़ील्ड की या तो टीचिंग की बात करूँ, अगर मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना है या तो मुझे उसमें एक्सपर्टीज़ अपनी बनानी है, तो उस वो टॉपिक या तो उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, उसको मुझे कंसिस्टेंटली फ़ॉलो करने पड़ेंगे। अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ अपने एक्शंस में, तो मुझे लगता है कि वो चांस नहीं मिलेगा। आप कोई भी सपोज़ आप एथलीट की बात कर लो, हाँ, वो अगर 100 मीटर्स की रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो कंसिस्टेंट है अपनी प्रैक्टिस में। अगर वो राइट। कंसिस्टेंट है, वो आज प्रैक्टिस करेगा, 1 वीक नहीं करेगा,
दूसरे वीक करेगा तो नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो मुझे लगता है कि वो चीज आप जो भी एक्शंस कर रहे हो, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो डायरेक्शंस के जो एक्शंस है उसके लिए, वो वहां तक पहुंचने के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड, मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि जर्नी और लर्निंग प्रोसेस इज मोर मीनिंगफुल देन द आउटकम। राइट। राइट। अगर आप अपनी जर्नी एंजॉय नहीं कर रहे हो, वहां पहुंचने की आप जल्दी मत करो। हम्म। तो आप पहुंच ही जाओगे, लेकिन अगर आप जर्नी एंजॉय करना भूल गए ना, तो एक बार पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन पे तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो भी खुश नहीं रहेंगे। राइट राइट राइट। यस। तो आप जो मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आप दिल से करो और उसको एंजॉय करो। और वाह। मैं जब क्रिकेट खेलता था, कोचिंग में जाता था, तो हमारे जो कोच थे, अंडर 15 यहाँ पर चलता था उस टाइम पे। तो अंडर 15 में मैं स्टेट सिलेक्शन में गया, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मैंने अपने कोच को बोला कि सर, इतनी मेहनत की फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तब कोच ने मुझे ऐसा बोला था कि आत्मन, याद रख, ये मेहनत सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं है, ये मेहनत तुझे आगे जाके भी काम आएगी। तो क्रिकेट से मैंने जो डिसिप्लिन सीखी, वाह। मुझे अभी भी याद है। अगर 4 बजे का हमारा कोचिंग हो और आप 4:01 को एंटर हो रहे हो ग्राउंड में, तो आपको 5 राउंड लगाने हैं ग्राउंड की, 1 मिनट भी राइट। लेट नहीं होना। एग्जैक्ट 4 बजे वो दरवाजा बंद हो जाता था। तो वो जो पंक्चुअलिटी लाइफ में आई, वो जो डिसिप्लिन लाइफ में आई, तो मुझे आज समझ में आ रहा है कि वो जो डिसिप्लिन थी, वो सिर्फ क्रिकेट के ग्राउंड पे नहीं थी, वो बरोबर। डिसिप्लिन लाइफ में भी आ रही है। तो मुझे वाह। ऐसा लगता है कि आप कोई भी मेहनत करो, ऐसा जरूरी नहीं कि उसका रिजल्ट आपको अभी मिल जाए, या तो आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो उसी सेक्टर में मिल जाए। वो आपको इन जनरल में ही लाइफ में मिल सकता है। राइट। तो वो चीज मुझे लगता है कि आपको वो ध्यान में रखना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं, वो काम का रिजल्ट आपको उसी काम में मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। वो राइट। आपको 1 या 2 साल के बाद या 10 साल के बाद अचानक से कोई नोटिस कर सकता है, हाँ यार, इसका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। तब आपको पता चलेगा, अच्छा, ये डिसिप्लिन तो मुझे क्रिकेट ने सिखाई थी, लेकिन क्रिकेट में तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं पिछले 10 साल से क्रिकेट भी नहीं खेल रहा हूँ। वाह। राइट तो वो राइट। जो चीज है, वो कंसिस्टेंसी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बाकी सब चीजें आती है कि आप काम अच्छे से करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, या तो स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, जो भी सब बातें हैं वो सब उसके बाद है। लेकिन कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आप अपनी राइट। जर्नी को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट हो तभी जर्नी क्रिएट होगी। बरोबर बरोबर। एक दिन के लिए अगर घूमने के लिए जा रहे हो तो वो पिकनिक नहीं है ना। 10 दिन के लिए जा रहे हो तो तो वो लगेगा कि यार मैं घूम के आया हूँ। वाह। तभी आपको 10 दिन एंजॉय कर पाओगे। तो अगर आप मेहनत भी 10 दिन करोगे तो आपको वो उसका मजा आएगा। राइट राइट। बहुत बहुत अच्छा बोला आत्मन। और मैं खुद ये पर्सनली मानता हूँ, और मैं मेरे ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, जो मे बी ऐसे है कि हमारे थॉट प्रोसेस बहुत मिलते जुलते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद मैंने मेरे सब्सक्राइबर्स को नहीं बताया कि मेरे हाथ में एक टैटू है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कंसिस्टेंसी इज द की। एक की बना हुआ है, और कंसिस्टेंसी, मैं खुद ये बिलीव करता हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, जो आत्मन भी बोल रहे हैं कि अगर आप आज काम कर रहे हो, 10 दिन के बाद नहीं कर रहे हो, या फिर आप बाद में करेंगे या कल करेंगे, ये जो बहाने होते हैं, राइट। अगर आप उस चीज के लिए पैशनेट नहीं है, तो मुझे लगता है आप शायद कंसिस्टेंटली नहीं करोगे। लेकिन अगर आप किसी चीज में भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते हो, कोई भी चीज होगी, तो आपको वो आउटकम भी नहीं मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है लाइफ में। और जैसे आत्मन ने बोला कि क्रिकेट से उनको डिसिप्लिन मिला है, तो ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में बहुत सारी चीजें होंगी, आप बहुत सारे काम करोगे, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, हर चीज में से आपको सीखने मिलेगा, उसको आपको अपने साथ में रखना है। ये आज नहीं तो कल आपको काम आएगा, और यही चीज आपको आगे बढ़ा सकती है, आगे लेके जा सकती है। डॉक्टर आत्मन, ये बहुत बहुत अच्छा सेशन था। और पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं ये सब सुन के, कि आत्मन से इतनी अच्छी अच्छी बातें जो वो बता रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं खुद पर्सनली कुछ चीजें आज यहाँ से लेके जाऊंगा, और मैं अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करूंगा। एक जाते जाते मैं आत्मन शाह के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि डॉक्टर आत्मन का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है क्रैक इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये चैनल पे टॉपिक्स जैसे कि अगर मैं बोलूँ डेटा एनालिसिस की बात करूँ, तो एसपीएसएस में कैसे डेटा एनालाइज कर सकते हैं, या फिर आर स्टूडियो कैसे यूज करना चाहिए, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हो गए, या फिर स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, या फिर इकोनोमेट्रिक्स,
ये ऐसे वीडियोस आपको इनके चैनल पे देखने मिलेंगे। और बहुत बार ऐसे होता है, बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं तो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हूँ, आई लव इकोनॉमिक्स, इवन आत्मन लव, तो हमें बहुत मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा इकोनॉमिक्स इज, तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे है, थोड़े है ट्रिकी है, बट हम लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपको 4 मिनट में कोई भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक सीखना है तो आपको इनका चैनल जरूर फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर आत्मन, अगर आपको कुछ ऐड करना है या कुछ आपको बोलना है तो यू कैन प्लीज गो अहेड। यस। तो जैसे आपने बताया कि ये चैनल है उसमें मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, उसका भी मुझे लगता है कि मोटिवेशन मुझे वहीं से मिला, क्योंकि जब मैं पढ़ता था और खास करके वर्नाक्युलर मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ पर गुजराती मीडियम में पढ़ता था, तो ऐसे बहुत सारे मतलब इंग्लिश में तो काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है। तो मेरा जब मैंने चैनल चालू किया तो मेरा गोल ये था कि जो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं कुछ दे पाऊँ। क्योंकि राइट। उनके लिए रिसोर्सेज बहुत कम है, खास करके जो विलेजेस के बच्चे हैं, जहाँ पर इंग्लिश बुक भी लाइब्रेरी में इतनी अवेलेबल नहीं होती, या तो उनका वो उतना एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ से मैंने ये चैनल चालू किया, तो उसके बाद मैंने फिर इंग्लिश में भी बनाना स्टार्ट किया। लेकिन मेरा फर्स्ट मोटिवेशन ये था कि मतलब मैंने जो कुछ भी सीखा है वो अच्छी तरीके से मैं गुजराती में गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँचा सकूँ। और आप भी जो काम कर रहे हैं अपनी चैनल पे, वो भी काफ़ी अच्छा है, लोगों को मोटिवेशन मिलता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी काफ़ी वीडियोज़ फॉरवर्ड करता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो स्पार्क अगर किसी को भी मिल जाए, एक वीडियो देखने से या तो कुछ सुनने से या तो कुछ पढ़ने से, तो मुझे लगता है कि हमारा काम हो जाएगा। तो वो एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो आपकी जो यूट्यूब चैनल है रिंकूस गुरुकुल, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, लोगों तक पहुँचे, ऐसी अ मेरी इच्छा है, और हम साथ में उसको आगे बढ़ाएँगे। थैंक यू डॉक्टर आत्मन, आपने इतना बोल दिया वही बड़ी बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एम सिर्फ इतना ही है कि मैं कैसे लोगों तक पहुंचूं, और लोगों के जो भी मैं सीखा हूं, जो हम करते हैं, शायद अगर हम लोगों को सिखाएंगे या वो अपने जीवन में एक आध चीज भी कर पाए, तो शायद वो छोटी छोटी चीजें अगर हो जाए उनके जिंदगी में, तो मुझे लगता है एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। अगर वो भी हो जाता है, एक इंसान के लाइफ में भी चेंजेस आते हैं, तो आई थिंक हमारा गोल पूरा हो जाएगा। और थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। बहुत ही अच्छा सेशन हुआ। आई होप हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, ऑडियंस है, वो उन्होंने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि क्या आपको ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही सेशंस आगे देखने हैं। ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो आपको लगता है कि मुझे कवर करना चाहिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू थैंक रिंकू यू फॉर आत्मा। इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू।